नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम संचयन भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम गुरदयाल सिंह की बहुत ही फेमस रचना सपनों के से दिन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सपनों के से दिन। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इन सभी बिंदुओं से परिचित हो पाएंगे। पहला है बचपन के दिनों की याद कर अपनी भूलों का बोध। आप भी अगर अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो आपने जो गलतियां की होंगी उन गलतियों का बोध आपको होगा और उसके बाद आपको क्या करना है आप ये जानते हैं। शिक्षा पद्धति में बाल मनोविज्ञान की भूमिका। शिक्षा पद्धति अर्थात एजुकेशन सिस्टम में बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी और इसके साथ आप एक और सब्जेक्ट जोड़ लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या महत्व है, ये आप इस पाठ में समझ पाएंगे। शिक्षा पद्धति में खेल कूद को बढ़ावा। खेल कूद बच्चों को बड़ा प्रिय है। खेल कूद जब शिक्षा सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो शिक्षा और भी रुचिकर बन जाती है। बच्चों एवं अभिभावक को पढ़ाई का महत्व बताना। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि पढ़ाई लिखाई कितनी महत्वपूर्ण है और इसके महत्व के बारे में हम लोगों को बच्चों को भी बताना चाहिए और अभिभावकों को भी। अभिभावकों अर्थात गार्डियंस। शिक्षकों को छात्र केंद्रित होकर पढ़ाने पर जोर। स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। पहले क्या होता था, शिक्षक अपने को केंद्र में रखकर पढ़ाते थे, अपने हिसाब से पढ़ाते थे, लेकिन अब जोर इस बात पर दिया जाता है कि एक शिक्षक बच्चे की मानसिकता के स्तर पर उतरकर उसकी समझ के आधार पर उसे पाठ पढ़ाए ताकि अच्छे परिणाम मिल सके। लेखक परिचय। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरदयाल सिंह का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने बचपन में काम भी किया और पढ़ाई भी की और आज ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। आप अगर सपनों के से दिन लेखक गुरदयाल सिंह के बारे में विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये 2 स्लाइड पढ़ सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में लेखक के बचपन की स्थिति, पढ़ाई और स्कूल के प्रति अरुचि, अरुचि मतलब इंटरेस्ट ना होना, माता पिता के द्वारा शिक्षा को अनावश्यक समझने की भावना। होता क्या है कि पहले ज़माने के माता पिता शिक्षा को, एजुकेशन को अनावश्यक समझते थे। छुट्टियों में नानी के घर जाना, पीटी मास्टर की डांट से सहमे रहना। इस पाठ में एक पीटी मास्टर का जिक्र है जिनका नाम है मास्टर प्रीतम चंद, उसका जिक्र है। उसकी डांट से बच्चे डरे सहमे रहते थे। स्काउटिंग में रुचि लेना। स्काउटिंग एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, स्काउट एंड गाइड। गणित का गृह कार्य न करके मार खाना, गृह कार्य होमवर्क न करके मार खाना। शर्मा सर की मदद से पढ़ाई पूरी करना। इन सभी बातों को गुरदयाल सिंह हमें बताते हैं कि किस तरीके से उनका बचपन बीता और उनके बचपन में ऐसी क्या क्या खामियां रह गई, कमियां हो गई जिस वजह से उनके जैसे साथी, उनके जैसे बच्चे पिछड़ कर रह गए। आते हैं हम लोग पात्र परिचय पर। पात्र में जो मुख्य पात्र हैं वो खुद गुरदयाल सिंह हैं। ये उनकी अपनी लिखी हुई कहानी है और आपको बता दूं ये एक उपन्यास का अंश है और ये ऐसे प्रोफेसर हुए जिन्हें अपनी ही लिखी पुस्तक को पढ़ाने का मौका मिला यूनिवर्सिटी में। तो ये हैं गुरदयाल सिंह, ये हैं मास्टर मदन मोहन शर्मा। ये मदन मोहन शर्मा सर जो हैं वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, बड़े ही सुहृदयी थे, बच्चों को कभी मारा नहीं करते थे। मदन मोहन शर्मा। इसके बाद जो दूसरा पात्र है वह है मास्टर प्रीतम चंद। ये मास्टर प्रीतम चंद पीटी मास्टर है और बड़े ही सख्त मिजाज के हैं, बच्चों को भरपूर मारते हैं।
और ये मास्टर प्रीतम चंद जी की एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को बहुत डराते हैं। सारे बच्चे उनसे खौफ खाते हैं, लेकिन अपने घर में ये तोतों को बादाम की गिरियाँ खिलाते हैं। तो बच्चे ये दृश्य देखकर सोचते हैं कि इतने डरावने सर, क्या तोतों को इनसे डर नहीं लगता? अब आ जाते हैं हम लोग पाठ के सार पर। तो इस पाठ के सार को मैं कहने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। आप आंखें बंद कर लीजिए, इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए, उसे आत्मसात कीजिए, ताकि ये कहानी आपको पूरी समझ में आ जाए और कहीं से भी अगर सवाल आ जाए परीक्षा में तो आप उत्तर देने में सक्षम हो। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन गुरदयाल सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक अपने बचपन के उन दिनों के बारे में बताते हैं जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे। ये कहते हैं, इनके साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी, टूटे बटनों वाले कुर्ते जो कई जगह से फटे होते थे। इतना ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा से व्यापार या दुकानदारी के उद्देश्य से आए परिवारों के बच्चों की भाषा साधारणतः ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनके साथ खेलते हुए या खेलते समय सभी एक दूसरे की बात खूब समझ जाते थे। जब खेलते कूदते भागते दौड़ते उन्हें चोटें लगती और जब ये जख्मी हो जाते तो इनके साथ साथ अन्य मित्रों की माँ बहनें भी इन पर तरस खाने की बजाय इनकी और पिटाई करती थी। लेखक कहते हैं कि इनके कितने मित्रों के पिता बड़े गुस्सैल थे, जो अपने बच्चों की बहुत बुरी तरह पिटाई करते थे, लेकिन पिटाई पड़ने के बाद भी दूसरे दिन फिर सभी खेलने आ जाते थे। बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है? ऐसी प्रवृत्ति अर्थात खेलने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्यों होती है? ये बात लेखक को तब समझ में आया जब वे स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गए और वहाँ पर बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, चाइल्ड साइकोलॉजी। मेरे हिसाब से गुरदयाल सिंह के हिसाब से नहीं, उन्होंने इस पाठ में इसका वर्णन नहीं किया है कि बच्चों को खेलकूद क्यों पसंद है। मेरा मानना है या मेरे हिसाब से गुरदयाल सिंह जी को यह समझ में आ गया था कि खेल कूद में परिणाम अर्थात रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, जबकि पढ़ाई लिखाई में परिणाम मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और चाहे दौर उस समय का हो या आज का, अधीर होना, इम्पेशेंस होना हम सभी के स्वभाव में खून की तरह शामिल है। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए गुरदयाल सिंह जी कहते हैं कि हम में से ऐसा कोई ना था जिसे स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना कैद ना लगता हो। जब अगली श्रेणी में जाते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित होते, परंतु दूसरी ओर पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी गंध आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे। यहाँ देखिए, इन्हें डर इस बात का होता था कि शिक्षक हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेंगे और अगर हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुँचेंगे तो शिक्षक हम लोगों की पिटाई करेंगे। आज के समय से बिल्कुल भिन्न। लेखक ऐसा इसलिए महसूस करते थे क्योंकि उस समय शिक्षक बच्चों को पीटा करते थे। दूसरी तरफ अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ उदासीन ही दिखते थे, उदासीन, न्यूट्रल दिखते थे। इसी वजह से उनके बहुत से मित्र चौथी पांचवी कक्षा में ही स्कूल जाना बंद कर चुके थे। इन्हें जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। हर वर्ष अपनी माँ के साथ नानी के घर चले जाते थे। नानी खूब दूध दही और मक्खन खिलाती। नानी के गांव में ही जो तालाब था उसमें दोपहर तक नहाते, फिर जो जी में आता नानी से मांग कर खा लेते थे। लेकिन गणित के अध्यापक द्वारा दिए गए 200 सवालों को हल करने का डर छुट्टियां बीतने के साथ साथ बढ़ता जाता था। अंत में ओमा की तरह मार खाना ही सस्ता सौदा लगता था। ओमा इनका एक मित्र था जिसका 4 बलिष्ठ का शरीर, 4 बलिष्ठ अर्थात 4 बित्ते का शरीर था और बड़ा सा सिर था। ये लड़ाई झगड़े के समय सिर से ही प्रहार किया करता था। गुरदयाल सिंह अपने विद्यालय जीवन के
दो ऐसे अध्यापकों का जिक्र करते हैं जिन्हें ये मरणशैया तक भूल नहीं पाएंगे। मरणशैया अर्थात अंतिम सांस तक, मरने की स्थिति तक भूल नहीं पाएंगे। पहले पीटी शिक्षक मास्टर प्रीतम चंद, बड़े ही खूंखार, बच्चे खौफ खाते थे इनसे, जिनकी वजह से ये स्कूल के समय में आतंकित रहा करते थे, डरते रहते थे, सहमे रहते थे। और दूसरे हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, जिनकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो पाई। पढ़ाई लिखाई पूरी हो पाई कैसे? कारण यह था कि शर्मा जी एक ऐसे लड़के को ट्यूशन पढ़ाया करते थे जो धनवान परिवार का था और लेखक से एक कक्षा ऊपर था। इसी तरह से शर्मा जी हर वर्ष उसकी किताबें लेखक को लाकर दे दिया करते थे। पीटी मास्टर प्रीतम चंद बड़े सख्त स्वभाव के थे। ये गलती करने पर बच्चों को तुरंत सजा दे देते थे। सारे बच्चे इनसे आतंकित रहते थे, किंतु इसके विपरीत हेडमास्टर शर्मा जी थे। वे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। जब पीटी मास्टर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे उस समय इन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। इन्हें अर्थात गुरदयाल सिंह को स्काउटिंग के समय नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते तो झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराती तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं हमारे द्वारा अच्छा करने पर वे हमें शाबाशी दिया करते थे। वह समय दूसरा विश्व युद्ध का था अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। लोगों को फौज में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से आकर्षित किया जाता था। स्काउटिंग का अभ्यास करते समय लेखक खुद को किसी फौजी के समान ही माना करता था। गुरदयाल जी आगे कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनसे सभी बच्चे डरते थे। वे बहुत कठोर सजा देते थे। वे 4थी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा था, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह शब्द रूप याद नहीं कर पाया था। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर, कान पकड़कर और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कोई बच्चा इस सजा को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था और 3-4 मिनट के बाद वे बारी बारी गिरने लगे थे। तभी हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर से कर उन्हें मुअत्तल कर दिया अर्थात सस्पेंड कर दिया। लेखक आगे कहते हैं कि इस घटना के बाद पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम के दाने खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते रहते। जब बच्चों की नज़र पीटी मास्टर के इस मधुर व्यवहार पर पड़ी तो उन्हें यह एक चमत्कार सा लगा कि जो पीटी मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारते पीटते थे वे अपने तोतों के साथ आखिर कैसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। यह तो सचमुच आश्चर्यजनक है। तो इसके साथ हम लोगों ने इस पाठ का सार भी अध्ययन किया। अब हम लोग आते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नों पर। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? याद कीजिए, पाठ के पहले ही अंश या इस पाठ के सार को जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें गुरदयाल सिंह ये कहते हैं कि हमारे इलाके में राजस्थान या हरियाणा से जो परिवार आते थे व्यापार या दुकानदारी करने के उद्देश्य से, उनकी भाषा ये समझ नहीं पाते थे, लेकिन खेल कूद में ये भाषा बहुत अच्छे से समझते थे। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। फौज के तमगे अर्थात मेडल्स। देखिए, पीटी साहब बड़े ही सख्त अध्यापक थे। वो बच्चों को बहुत पीटा करते थे, बहुत डांटा करते थे, बड़े कठोर थे। तो जब ऐसा व्यक्ति आपको शाबाशी देता है आपके अच्छे काम पर, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, मैंने सचमुच अच्छा काम किया है, इसीलिए ऐसे अध्यापक मुझे शाबाशी दे रहे हैं। इसीलिए उनकी शाबाशी फौज के तमगों सी लगती थी, मेडल सी लगती थी। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था? जैसे जैसे आप आगे की क्लास की ओर जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके
पढ़ने का समय, आपका ज्ञान, आपको और बहुत ज़्यादा होमवर्क, आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेखक जब अगली कक्षा में जाते थे तो इन्हें प्रसन्नता तो होती थी, लेकिन इनका मन भी उदास हो जाता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि अब शिक्षक हमें हर फन मौला समझेंगे। हर फन मौला अर्थात हर चीज़ में श्रेष्ठ समझेंगे, और जब हम लोग उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे तो या तो वो हमें डांटेंगे या हमें पीटेंगे। इस बात से लेखक का मन उदास हो जाता था। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? स्काउटिंग का अभ्यास करते समय नियमों का पालन बड़ी सख्ती से किया जाता था। दूसरी ओर ये जूते पहनते थे, वर्दी पहनते थे, टोपी पहनते थे, नीली पीली झंडियाँ लगाए रहते थे, 1 2 3 कहते थे, और जब ये अच्छे से परेड करते थे तो पीटी मास्टर इन्हें शाबाशी देते थे, इसलिए ये अपने आप को फौजी जवान समझा करते थे। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। देखिए, बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि एक मास्टर क्लास 4 में फारसी पढ़ा रहा है और शब्द रूप याद करने को दिया। शब्द रूप जैसे आप लोग संस्कृत में बालका बालका बालकम ऐसे करते हैं, वैसे ही वाला फारसी का एक शब्द रूप है, वो याद करने के लिए पीटी मास्टर ने स्टैंडर्ड 4th के बच्चों को दिया। अब अगर उससे याद नहीं हुआ तो पीटी मास्टर दूसरे दिन विकराल रूप धारण करके उन बच्चों को कठोर सजा देने लगे। हेडमास्टर शर्मा जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्लास 4 के बच्चों के साथ इतना कठोर व्यवहार, और उन्होंने गुस्से में आकर डायरेक्टरेट में इनकी शिकायत कर दी और इन्हें मुअत्तल कर दिया, अर्थात सस्पेंड कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। उन्हें स्कूल जाना उस समय अच्छा लगता था जब स्कूल में पीटी मास्टर स्काउटिंग की प्रैक्टिस करवाया करते थे, क्योंकि स्काउटिंग की प्रैक्टिस के दौरान ये नियम में रहते थे, डिसिप्लिन में, अनुशासन में, यूनिफॉर्म में, धोबी से धुली वर्दी पहनते थे, जूते पहनते थे, सिर पर टोपी लगाते थे। तो ये इन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था, अच्छा लगता था, इसलिए इन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था? पहला सवाल, उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? गणित के शिक्षक 200 सवाल से कम नहीं देते थे। ये सोचते थे कि 60 दिन की छुट्टी है या 2 महीने की छुट्टी है, आराम से हम लोग इन सवालों को हल कर लेंगे। तो पहले 10-15 दिन बहुत खेलते थे, नानी के घर चले जाते थे। फिर ये सोचते थे कि 200 सवाल है, 20 दिन में हम लोग सॉल्व कर देंगे, हर दिन 10 सवाल करेंगे। फिर जैसे छुट्टियां खत्म होती थी तो वो सवालों की संख्या बढ़ा लेते थे, 15 सवाल एक दिन में करेंगे, और धीरे धीरे समय बीतता जाता था, दिन जल्दी खत्म हो जाता था, रात जल्दी ढल जाती थी, और इस तरीके से ये ओमा, जो इसका एक मित्र हुआ करता था, ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। निर्दयी सर या सख्त अध्यापक। जी हाँ, पीटी मास्टर बहुत कठोर थे। वो छात्रों को अनुशासन में रखना चाहते थे, और अनुशासन में रखने के लिए ये रौद्र रूप और क्रूर बन जाते थे। दूसरा, ये अयोग्य अध्यापक भी कहे जा सकते हैं और योग्य अध्यापक भी, ये नज़रिए का फ़र्क है। अयोग्य अध्यापक इसलिए क्योंकि जब इन्होंने क्लास 4 के बच्चों को फारसी का शब्द रूप याद करने के लिए दिया और बच्चे फारसी का शब्द रूप याद करके नहीं आए, तो इम्पेशेंस होकर इन्होंने बच्चों को पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। इस दृष्टि से ये अयोग्य शिक्षक साबित होते हैं। लेकिन योग्य शिक्षक ये पीटी मास्टर हैं, साथ ही साथ ये फारसी का अच्छा ज्ञान रखते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि आप फारसी का शब्द रूप याद करके आओ। अगर बच्चे फारसी का शब्द रूप याद करके नहीं आएंगे तो घाटा किसका होगा? अल्टीमेटली घाटा बच्चों का होगा। बच्चे के विकास के लिए शिक्षक हैं। इस तरीके से ये योग्य शिक्षक भी साबित होते हैं। स्वाभिमानी, ये एक स्वाभिमानी शिक्षक हैं। तभी तो जब हेड मास्टर मदन मोहन शर्मा ने इन्हें मुअत्तल कर दिया तो भी इन्हें नौकरी की कोई परवाह नहीं। ये घर में आराम से रहते थे, अपने दोनों तोतों को बादाम की गिरियाँ खिलाते थे, दाने खिलाते थे, भीगे हुए दाने। प्रकृति प्रेमी, ये प्रकृति प्रेमी भी थे। तभी तो
ये तोतों से बड़ा प्यार करते थे। तो ये सब इनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, हमारे समय में भी शिक्षक हम लोगों को पीटा करते थे, बिना ये पूछे, बिना ये जाने कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया या मुझे होमवर्क करने में क्या क्या परेशानियां हुई, शिक्षक एक छड़ी लिए और पीटना शुरू। हमारे समय में ऐसा ही होता था, लेकिन आज के दौर में रूपरेखा या समीकरण बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज हम लोग बच्चों को पीट नहीं सकते, ना ही उन्हें कुछ ऐसे कठोर शब्द कह सकते हैं जिनसे उन्हें मानसिक आघात पहुँचे। तो मेरा मानना ये है कि वर्तमान की स्वीकृत युक्तियाँ ही सही है। बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देना सर्वथा अनुचित है। हाँ, लेकिन बच्चों में इतनी जिम्मेदारी भावना रहनी चाहिए कि अगर शिक्षक मुझे कोई गृह कार्य दे रहा है तो मैं उस गृह कार्य को पूरा करूँगा। लेकिन अगर बच्चों में ये भावना नहीं नज़र आती तो यहाँ पर बच्चों की ही गलती है। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ का सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।